जो लोग उम्मीद के साथ आए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो लोग जान देने तक तैयार हैं, उन्हें एक रास्ता देना होगा, उन्हें एक विकल्प देना होगा। परिणाम क्या होगा वो मायने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लगभग यहाँ सीटें हैं, 12 सीटें उनके ही नेतृत्व में हैं। तो उन्हें कम से कम जब तक वोट डैमेज नहीं कीजिएगा, आज के डेट में आप गाली दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को सच्चाई बताइए कि वो लूट रहा है, आपका जो नेता है वो रेपिस्ट है, वो मर्डरिस्ट है, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसको फ़र्क तभी पड़ता है जब आप उसे वोट से डैमेज देते हैं। हमने तो आपको 40% खनिज दिया, 12 कभी 11 कभी 13 सांसद दिया 14 में। आप हमारे लिए क्या किए? क्या कभी आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर इससे पूर्व की सरकारें हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, क्या उसने झारखंड के नाम से एक दिन भी कैबिनेट बुलाया कि आज सिर्फ झारखंड पे चर्चा होगी? जो कानून है वो इंसान के लिए, इंसान कानूनों के लिए नहीं बंधा है। क्योंकि यहाँ पर ये तो धनबल का खेल बन गया आजकल। धनबल कहते हैं ना कि हम लोग की मैन चाहिए, मस्कुलर पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, इनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं। जयराम महतो के पास तो नहीं है। खास करके अगर मनी पावर की बात करें हम, या मस्कुलर पावर की बात करें नेगेटिव सेंस में, तो नहीं है। तो कैसे मुकाबला करेंगे? एक विधायक लगभग 24 पे अकाउंट है। अच्छा। और उसके बाद उसका 5 को स्टेट में ज़मीन है, और कुल मिलाकर आज के डेट में बहुत सारी संपत्ति है। तो ये चीज़ों को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग अब जब भी सभा होगी तो सभा के बीच सिर्फ पढ़ के सुना देंगे कि इफ़ यू बिकम द पावर सेंटर इन झारखंड, हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ करप्शन विच इज़ प्रीवेलेंट एवरीवेयर। कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ टिकट पाने के लिए जयराम महतो के साथ जुड़े हों, ऐसा हो सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। तो इस तरह इस चीज़ को कैसे आप डील करेंगे? क्या है जयराम महतो, कौन है, उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? कि जयराम महतो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जयराम महतो कुर्मी की राजनीति कर रहे हैं, और जयराम महतो को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है वह सिर्फ कुर्मी बहुल क्षेत्रों में मिल रहा है। इस पर जयराम महतो क्या कहेंगे, कैटेगोरिकली क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी जाति की कोई तरफदारी नहीं करता हूँ, लेकिन एगो होता है लड़ने का, एगो नस्ल भी होता है। 1932 क्या कुर्मी के लिए होगा? 60-40 क्या सिर्फ कुर्मी के लिए होगा? नहीं होगा। लेकिन हमने हमेशा सबके हित के लिए कार्य किया है। कुर्मी समाज बहुत मुखर होकर और ये कह रहा है कि उसे आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तर्क ये है कि आज़ादी से पहले हमें ये दर्जा किसी न किसी रूप में हासिल था। अभी मैं एक जेएमएम के सत्ता दल के बहुत टॉप मोस्ट लीडर से मेरी फ़ोन पे बात हुई एक दिन। भले राजनीति हो रही, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, लेकिन कभी कभी हाल समाचार के लिए बातचीत हो जाती है। पता नहीं कुर्मी का तकदीर में खाली कोयला था। यादव की गई है, गौराई की गई है, गोसाई की गई है, ब्राह्मण की गई है, भूमिहार की गई है, राजपूत की गई है, तेली की गई है, बनिया की गई है, लेकिन मैक्सिमम कुर्मी की गई है। संताल मुंडा सब की गई है, लेकिन मैक्सिमम कुर्मी की गई है। आपका संबंध साहित्य से रहा है, आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, वर्तमान में भी आपकी पीएचडी चल रही खत्म होगी मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। अंग्रेजी साहित्य में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको प्रभावित किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। मैं हूँ सनत कुमार मुखर्जी। आज हम लोग आए हुए हैं धनबाद जिले के एक गांव में, मानटाड़, और यह गांव क्यों प्रसिद्ध है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर जो हमारे झारखंड के दर्शक हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि मानटाड़ प्रसिद्ध है जयराम महतो जी के गांव के नाम पर। जयराम महतो यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज 2 साल से झारखंड के अलग अलग स्थानों पर जाकर झारखंड की जनता के साथ संवाद स्थापित करके जो कार्य यह कर रहे हैं, इसके लिए यह ख्याति प्राप्त हैं, और झारखंड में ही नहीं बल्कि झारखंड के बाहर भी लोग इनको काफ़ी जानने लगे हैं। तो जयराम दा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जयराम दा, जो पहला प्रश्न मेरा ये है वो यही है कि विगत समय में आपका उभार हुआ एक आंदोलनकारी के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में, लेकिन अब थोड़े समय पहले ही आपने एक तरह से औपचारिक रूप से ही ये कह दिया कि आप राजनीति में आ रहे हैं, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे एंड यू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ये जो शिफ्ट आया आपके ओरिएंटेशन में, इसका क्या कारण रहा? देखिए, विगत 1.5 सालों से हम लोग जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार आंदोलनबद्ध रहे हैं, और इस दरमियान काफ़ी कुछ देखने को मिला। कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक चीज़ें घटी हमारे साथ। आंदोलन के दरमियान
हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आए, नैतिक समर्थन दिया, सशरीर समर्थन दिया, आर्थिक समर्थन दिया और कुल मिलाकर झारखंड नवनिर्माण का जो एक संकल्प था उसे आधारशिला देने का प्रयास किया गया। और लगातार हमारी मांगे भी यही रही कि हम लोग भी पॉलिटिक्स करने के किसी भी मूड में नहीं है, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम राजनीति कर पाएँ। साधारण छात्र, पढ़ने लिखने वाले, आप मेरे गांव आए हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे दूर में बैठकर बहुत सारे कयास लगाते हैं फंडिंग को लेकर, पैसों को लेकर, लेकिन मेरे गांव और मेरे घर में बैठकर आपको आभास हो चुका होगा कि हम किस कैटेगरी से और किस पारिवारिक बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग के लिए राजनीति करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, हमारे पास शैक्षणिक स्तर इतना नहीं है और राजनीतिक समझ नहीं है हमारे लोगों में। तो लेकिन फिर भी जो लोग सड़कों पर आए हैं, आज न जाने कई छात्रों पर केस हुआ, कई माताओं बहनों ने भी सर पे लाठियाँ खाई। कल ही बूढ़ा खाप में चिपको आंदोलन के तर्ज पर हमारी माताएं पेड़ को पकड़कर लगातार आंदोलन कर रही हैं। तो वो केवल इस आंदोलन को देखकर, हमारे हौसले को देखकर, हम लोग के बैक सपोर्ट को देखकर सामने आई हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो समस्या है उनका समाधान हम लोग आंदोलन से करने का प्रयास किए थे कि सरकार बैकफुट पर आए। लेकिन जिन जिन लोगों से हमारा सामना हुआ, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में 1932 को लेकर आंदोलन हुआ, भाषा को लेकर हुआ, फिर 60-40 को लेकर हुआ, अब हम लोग जो कंपनी है, चाहे कोल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री बेल्ट हो, वहाँ पर हमारी एंट्री होने लगी है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी हमारा सामना होने लगा है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब थोड़ा सा क्या है कि हमें अपने जो ट्रैक है उसे थोड़ा सा बदलना पड़ा। इस लिहाज से हमने भी उम्मीद किया कि अगर राज्य सरकार अच्छा निर्णय ले पाती है, सक्षम हो पाती है और जो हमारे मुद्दे हैं उन्हें शांत कर पाती है, तो हम लोग राजनीति के इच्छुक नहीं रखते हैं और संभावना होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी युवा हैं। और आज 1.5 साल के आंदोलन में देख सकते हैं हम लोग माने काफ़ी टूटे, काफ़ी जुटे, लेकिन मजबूती के साथ लड़े। कुल मिलाकर एक युवा का जो समय होता है, एक स्वर्णिम समय होता है अपनी पर इम्तहान की तैयारी करने की, खेलने कूदने की, कुछ मौज मस्ती करने की, दोस्ती यारी एकत्रित करने की उनके। लेकिन आज 1.5 सालों से जो भी युवा इस आंदोलन से जुड़े हैं, उनका पर्सनल लाइफ लगभग खत्म हो चुका है, उनका निजी जीवन अब रहा नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई नहीं चाहता था कि हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे, 2-4 महीने में हमारी जीत हो जाएगी और फाइनली हम लोग फिर जो हमारा कार्य है उसे करेंगे। लेकिन अगर नहीं आती है तो लिहाजा जो लोग उम्मीद के साथ आए हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो लोग जान देने तक तैयार हैं, उन्हें एक रास्ता देना होगा, उन्हें एक विकल्प देना होगा। परिणाम क्या होगा वो मायने नहीं है। जो लोग आए हैं, 2 ही लोग आए हैं, तो उन 2 लोगों के लिए हमें जीना होगा। तो उन 2 लोगों के लिए हम लोग राजनीतिक मंच तैयार करने का प्रयास करेंगे, जो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि ये नौजवान कुछ बदलाव करेंगे। मानते हैं हमारे पास एक छोटी सी आबादी है जो चाहती है कि ये नौजवान पॉलिटिक्स करे, तो हम लोग बड़ी आबादी और जो लोग मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो दिग्गज हैं, उनके लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग शोषित वंचित जो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनके लिए हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी हम लोग कंफर्म नहीं किए हैं, प्रयास कर रहे हैं और एक आधार बना रहे हैं, एक बैकग्राउंड को सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2021 झारखंड सरकार एक नोटिफिकेशन लेके आती है और 3 भाषाओं को शामिल करती है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, भोजपुरी, मगही, अंगिका, 11 जिलों में, जिसमें बोकारो, गिरिडीह, धनबाद भी शामिल है। आप लोग उसके विरुद्ध में एक बड़ा सा आंदोलन करते हैं और उसके बाद सरकार उस निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य होती है। ठीक है, उसके बाद आपका 1932 खतियान का आंदोलन शुरू होता है। हेमंत सरकार उसको लेकर भी विधानसभा में एक बिल लेकर आती है, फिर उसको वहाँ से पारित करवा कर भेजती है राज्यपाल को। राज्यपाल उसको हालांकि वापस कर देते हैं सरकार को, फिर वो उस पर कोई फैसला हो नहीं पाता है। तो प्रश्न उठता है कि झारखंड सरकार तो आपकी मांगों को मान लेती है, यानी कि प्रकारांतर से ही सही पर मान तो लेती है ना। उसके बाद भी क्या जयराम महतो को ऐसा नहीं लगता कि इस सरकार को एक मौका दे सकते हैं, चूँकि ये आपकी मांगों को मान रही है? देखिए, निश्चय ही सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन जो सेंट्रल बॉडी है हमारी, चूँकि राज्यपाल सेंट्रल बॉडी का ही पार्ट होता है, वहाँ से हमारा बिल लगभग निरस्त होकर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार तो विधानसभा में आएगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा आता है। तो कम से कम जो लोकसभा में जब भारतीय जनता पार्टी की लगभग यहाँ सीटें हैं, 12 सीटें उनके ही नेतृत्व में हैं, तो उन्हें कम से कम जब तक वोट डैमेज नहीं कीजिएगा, आज के डेट में आप गाली दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को सच्चाई बताइए कि वो लूट रहा है, आपका जो नेता है वो रेपिस्ट है, वो मर्डरिस्ट है, फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसको फ़र्क तभी पड़ता है जब आप उसे वोट से डैमेज देते हैं। तो मेरा मानना है कि जो बार बार बिलें वापस हो रही है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी का भी रोल है। इससे पहले हम लोग राज्य सरकार को कोसे और निश्चय राज्य सरकार के खिलाफ ही आंदोलन चला, लेकिन अब केंद्र सरकार को भी, केंद्र सरकार की जो मैंने बॉडी है, उसी के माध्यम से हमारा बार बार बिल रिजेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें केंद्र सरकार को, झारखंड के लोगों को, ये हम नहीं कह रहे, झारखंड के लोगों को ये दर्शाना होगा कि भाई आप मेरे राज्य के लिए गलत कर रहे हैं, और उन्हें तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल के तर्ज पर उन्हें एक स्थानीय लोगों को जैसे बने, निर्दलीय बने, दिस दैट बने, फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हमने तो आपको 40% खनिज दिया, 12
कभी 11, कभी 13 सांसद दिया 14 में। आप हमारे लिए क्या किए? क्या कभी आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर इससे पूर्व की सरकारें हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, क्या उसने झारखंड के नाम से एक दिन भी कैबिनेट बुलाया कि आज सिर्फ झारखंड पे चर्चा होगी? ऐसा नहीं हुआ। तो फिर आपने हमें क्या दिया? वही इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, उसके अलावा दिया खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। अगर आप खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य में अगर खनिज की एक बेहतरीन नीति के लेकर चले आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फैक्ट्री स्थापित होने लगे, अगर आप एक उद्योग नीति बेहतरीन लेके चले आएंगे तो बहुत कुछ इस राज्य में बदलाव आ सकता है। लेकिन आज जैसा कत्ता से धरा हुआ है, आज देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो पर्यावरण को देकर लंबा लंबा लेक्चर देते हैं कि कोल आधारित जो योजनाएं हैं उनको हम कंट्रोल में लाएंगे, नियंत्रण में लाएंगे, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जमीन से पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, ये भाषण देकर आते हैं। और जैसे ही भारत आते हैं 101 कोल ब्लॉक का आवंटन करते हैं, 39 अडानी को आवंटन कर देते हैं। तो ये केवल दिखावा है, तो इसलिए उनको भी आभास होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी महत्वपूर्ण होगा, उसमें कम से कम जो केंद्र की पार्टी है उसे थोड़ा सा अपना ताकत दिखाना होगा। और अगर झारखंड के लोग अगर इसी तरह माने गुलाम बनकर रह गए तो फिर मेरे हिसाब से बहुत दुर्लभ स्थिति होने वाली है। दादा ये बताइए, 2000 में झारखंड अलग हुआ, मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री बने, ठीक है, उसके बाद से बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस यही पार्टियां रूल कर रही हैं हमारे यहाँ। एक तो निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बना हमारे यहाँ। इन सारे राजनेताओं ने मिलकर ही झारखंड की आज की स्थिति कर दी है। इसके लिए उत्तरदायी तो सभी हैं, प्रकारांतर सभी उत्तरदायी हैं। बीजेपी है तो कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, सभी लोग हैं। जयराम महतो विकल्प की राजनीति को कैसे परिभाषित करते हैं? क्या आप देंगे झारखंड को जो ये नहीं दे सके? आपकी नीतियां क्या होंगी दादा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम लोग विकल्प के लिए जाएंगे तो इस दरमियान सबसे पहले चूँकि हम लोग आंदोलन से आए हैं और मुझे लगता है झारखंड के लगभग प्रत्येक हिस्से में कहीं जंगल बचाव को लेकर, कहीं नदी को बचाव लेकर, तो कहीं ज़मीन बचाव को लेकर तमाम जगह आंदोलन चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से हम आह्वान करेंगे, क्योंकि ये आंदोलन का ही राजनीतिक विकल्प होगा। अतः जो लोग राजनीति से जुड़े उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो, कोल्हान हो या पलामू हो, उन्हें एक आमंत्रण किया जाएगा कि आंदोलन आखिर हम लोग कब तक करें। आंदोलन हम करते हैं, सरकार कभी बैकफुट पर आती भी है, नियम पक्ष में बनाती भी है, लेकिन फिर नई सरकार बदलती है, फिर नए नियम बनते हैं, फिर आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं। तो इससे अच्छा है जो लोग आंदोलनकारी विचारधारा के लोग हैं, जो मतलब समानतावादी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें एक बार पॉलिटिक्स में आना चाहिए, एक बार प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए उनको आमंत्रण करते हुए हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब रहा कि भाई क्या रहेगा, तो सबसे पहले मेरा मानना है ना, आज 19 जैसा कि मैंने 1.5 साल में देखा, 1932 आधारित स्थानीय नीति हो या फिर भाषाई आंदोलन हो या फिर 60-40 नियोजन नीति हो, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है झारखंड में ज़मीन का विवाद है। अगर ज़मीन का विवाद को झारखंड की सरकार सलटा लेती है तो मुझे लगता है 50% से प्लस केस झारखंड में खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे और 50% आबादी अमन चैन और खुशहाल के साथ रहने लगी। सबसे बड़ा विवाद है 1932 क्यों मांग रहे हैं हम स्थानीय नीति के लिए? उस स्थानीय नीति का प्रयोग कहाँ होगा? बस एक नियोजन नीति में एक लाइन वहाँ जड़ेगी कि स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित की जाती है। और वो उसका प्रभाव कहाँ होगा? झारखंड आधारित वैकेंसियों में। वैकेंसी क्या है? कभी 2000 की, कभी 3000 की, कभी 500 की, कभी 400 की, यही ना है। उससे तो मैक्सिमम लोग लाभान्वित होंगे। मैक्सिमम लोग लाभान्वित होंगे ज़मीन से, जहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य, जहाँ खनन होगा, जहाँ विस्थापन होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो अगर उसके लिए अगर पॉलिसी बना लेती है, जैसे हमारे मिजोरम में है, जैसे मणिपुर में है। अभी बड़का गाँव में एक बुजुर्ग के साथ बैठे थे, उन्होंने बोला कि यार तुम इतना छोटा बच्चा है, किसे जानता है कि मिजोरम में ऐसा नियम है? हम वहाँ काम करके आए हैं, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी कोयला कोड़ती है और सरकार को रॉयल्टी देती है 120 रुपये से 180 रुपये प्रति टन। तो ठीक उसी प्रकार की पॉलिसियाँ बननी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो अभी 12 लाख मजदूर हमारे बाहर रहते हैं, आप देखिएगा कि प्रत्येक 15 दिन में खासकर बगोदर क्षेत्र में एक न एक मजदूर की डेथ होने की घटना सामने आती है। तो ये चीज़ें क्यों आती है कि पॉलिसी नहीं हो पाने के कारण आधा से ज़्यादा समस्या जमीन विवाद में समाप्त हो जाएगा। अगर उन ज़मीनों पर जो विस्थापित हो रहे हैं, जिन ज़मीनों पर खनिज का आवंटन किया जा रहा है, जिन ज़मीनों पर इंडस्ट्री बेल्ट लगाए जा रहे हैं, उस पर अगर झारखंडियत के हित के माध्यम से नियोजन नीति बन जाती है तो मेरा मानना है कि बहुत सारी समस्याओं का यही समाप्त हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा हमको उदाहरण देके समझाइए कि जैसे मान लीजिए एक जगह पे कोयला का खनन होना है, तो जिन लोगों की वो ज़मीनें हैं उनके साथ आप किस तरह से डील करेंगे? जयराम महतो कल को सरकार में आते हैं तो कैसे डील करेंगे उनके साथ? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ से आपका कोयला का खनन किया जाएगा, सबसे पहली बात इस बात को जानिए कि जो कानून है वो इंसान के लिए, इंसान कानूनों के लिए नहीं बंधा है। तो मेरा मानना है जब ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो सबसे पहले एक सर्वे टीम बने, वो टीम एग्जैक्ट रिपोर्ट देगी और सब भावना ये होनी चाहिए
कि बहुत सारे लोग पहले बात है आप उनका एक उचित दर लगाएंगे, मुआवजा लगाएंगे और सक्षम होगा तो उस मुआवजा के माध्यम से ये लोग कहीं ज़मीन लेंगे। अगर मान के चलिए अगर ज़मीन ना लेने पाने की स्थिति में एक प्रयास ये भी होना चाहिए कि उन्हें का पुनर्स्थापन करना चाहिए। दूसरी बात ये शर्त होना चाहिए कि जब तक वो फैक्ट्री स्थापित रहेगी या फिर जब तक कोयला का कार्य वहाँ पर होगा तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार को जिसकी आप ज़मीनें ले रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ, सबसे बड़ी असमानता आज यहाँ उत्पन्न हुई है। आज अगर लोग गरीब हुए हैं, आज लोग अगर भुखमरी कगार पर गए हैं तो गलत नीति के कारण। एक बात बताइए, आज जो भी कंपनी रहे, कोई 500 करोड़ टन तो कोई 1000 करोड़ टन का उत्पादन करती है, और अगर टर्नओवर की बात करें सालाना तो लगभग मिलियन बिलियन डॉलर में पैसा कमाती है। और जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो मैंने हमेशा के लिए अपनी ज़मीन हाथ कटा चुके हैं, जिससे उनका 4000 मोटा-मोटी 4000 साल का इतिहास मानते हैं उसमें खेतीबाड़ी करने का, वो अब समाप्त हो चुका है। उसको आप 40 साल की नौकरी में सीमित कर दिए। आखिर उस कंपनी में काम करने के लिए नया कोई आएगा, जब उसका रिटायरमेंट होगा तो कोई ना कोई आएगा, तो कोई क्यों आएगा? उस परिवार को जब तक कि आप वहाँ आपका फैक्ट्री रहेगा, जब तक वहाँ कोई भी आपका कार्य चलेगा, उस परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतर होना चाहिए। अच्छा, आप एक योग्य, और दूसरा बात, अगर आप योग्यता की बात करती है, ये भी अच्छी बात है कि भाई उसी परिवार में हम नालायक लोग क्यों ले लें, जो अयोग्य उनको क्यों लें। तो इसके लिए आपका दायित्व बनता है, जो CSR का फंड होता है, हर कंपनी में CSR का फंड होता है, उस फंड के माध्यम से आप वहाँ विद्यालय की स्थापना करें। चूँकि आप अगर माइनिंग करवा रहे हैं तो माइनिंग की जहाँ शिक्षा होगा उस विद्यालय या मैंने कॉलेज की स्थापना कीजिए, और उस परिवार को जो विस्थापित हुए उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा दिया जाए। यानी उनको तैयारी आपको करना होगा। हम मानते हैं कि आप कैसे नौकरी देंगे, ठीक है, आप नौकरी किया तो बेटा को आप नहीं देंगे क्योंकि वो अयोग्य है, तो अयोग्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसने आपका ज़मीन दिया है, उस ज़मीन से आप बिलियन रुपया कमाएंगे। तो इसके लिए कम से कम उसकी शिक्षा को मजबूत करना आपका दायित्व बनता है। और इसीलिए CSR फंड इसीलिए आता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, जल के लिए, इसीलिए आता है। तो उनको योग्य भी उसी फंड के आधार पर बनाना होगा और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उनको नौकरी देना होगा। दादा ये बताइए, झारखंड के जो प्रमुख मुद्दे हैं, विस्थापन, ठीक है, उसके अलावा जल जंगल जमीन को बचाने की बात, आदिवासी संरक्षण की बात, पेशा कानून को लागू करने की बात, शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 की बात आ जाती है यहाँ पे। इन इतने सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर आपका जो रोड मैप बनेगा, जो ब्लूप्रिंट आप लेके आएंगे लोगों के सामने, तो उसको तैयार करने में तो काफ़ी वक्त लगेगा, एक्सपर्टीज़ की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे? काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन आपको बता दें, जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे ना, तो हमने एक इमेजिन माना था कि कल्पना कीजिए कि हम लोग कभी सरकार को डेलीगेटिंग टीम जाके अपना पत्र सौंपेंगे। तो हमने इस विषय में बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले थे उनसे कहा था कि आप शिक्षा नीति तैयार कीजिए, और जो माइनिंग के क्षेत्र में उनसे बात किया था कि एक बेहतर जो माइनिंग के सेक्टर में जो नीति हो सकती है उसको तैयार कीजिए। तो एक कल्पना मानकर हमने भी ये नहीं माने कि हम लोग कभी गवर्नमेंट में आएंगे या फिर हम लोग विधायक बन के जाएंगे, लेकिन हमने इमेजिन किया था कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जिनसे हमारे राज्य का भला हो सकता है, चूँकि भला होगा पॉलिसी से, विधि बनेगा, विधायक विधि बनाएगा, तो हम लोग लगभग इन बातों की चर्चा किए हैं। और बहुत सारे जो युवा हैं जिनके पास जानकारी थी, चाहे मैंने अन्य स्रोतों के माध्यम से, अन्य राज्यों के उदाहरणों के माध्यम से उनके साथ बैठकर बातचीत करके, अनुभव साझा करके बहुत सी सारी एक जानकारियाँ एकत्रित हुई हैं, और उसको लेकर हमारा ब्लूप्रिंट और रोडमैप तैयार हो रहा है। और निश्चय ही अगर हमारे पास कोई ऐसा अवसर आया तो हम लोग इसे बहुत तरीके के साथ और बहुत मैंने सहज और तरीके से जनता के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस अथवा मीडिया के माध्यम से हम इस बात को रखेंगे और जनता एक्सेप्ट भी करेगी। तो इसके लिए हमारा रोडमैप तैयार हो रहा है। चलिए ये बताइए कि आंदोलन से राजनीति, हमने दिल्ली में इस प्रयोग को सफल होते हुए देखा है। अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे के साथ में लोकपाल के लिए, उसके बाद वही आंदोलन जो है एक पार्टी की शक्ल लेता है, आम आदमी पार्टी। देन ही बिकेम सक्सेसफुल इन दिल्ली एज वेल एज इन पंजाब। तो सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता, झारखंड की जनता, एक मूलभूत अंतर है हर तरह से। आपको लगता है कि ये आंदोलन जो है एक चुनावी राजनीति में विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ पाएगा? Will you be successful in delivering your services in terms of being an MLA or an MP? Do you think so? देखिए, जहाँ तक दिल्ली से अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी असमानताएं हैं दिल्ली के लोगों की सोच समझ में और झारखंड के लोगों की सोच समझ में। वहाँ के लोगों को 1% 1 वोट 1 वैल्यू का महत्व मालूम है। यही उदाहरण देखिए, दिल्ली के लोग जब संसद का चुनाव होता है तो 7 की 7 सीटें वो केंद्र को दे देती हैं बीजेपी को। वो क्या करे, गलत करे, अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग करते हैं। वो जानती है कि विपक्ष में कोई है नहीं, तो नाई मामा से काना मामा, हम लोग कहावत बोलते हैं कि नहीं है सो अच्छा जो है उसी को दे देते हैं। तो ये चीज़ प्रयोग करती है। और वहीं जब विधानसभा की बात आती है तो 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को देती है। लेकिन हमारे झारखंड को लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लोकसभा में बीजेपी पसंद आ जाती है और कभी कभी विधानसभा में बीजेपी पसंद आ जाती है। लोकसभा में जेएमएम तो विधानसभा में जेएमएम। तो वो
ये कंपेयर नहीं कर पाती है। यानी हमारा जो थिंक टैंक है पॉलिटिक्स को लेकर हमारे लोगों का, ये थोड़ा सा डिफर है दिल्ली की तुलना में। तो इसलिए थोड़ा सा हमें काफ़ी स्ट्रगल करना होगा और काफ़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर जहाँ चुनौती ना हो और संघर्ष ना हो तो फिर राजनीति नहीं है। एक अच्छी बात आप बोलते हैं, मैंने कई बार आपको सुना है कि भैया अगर राजनीति को बदलना है तो समाज को बदलना पड़ेगा। आपने एक सामाजिक आंदोलन शुरू किया, एक सामाजिक संगठन को शुरू किया आपने, और आपने ये कहा है कि जब तक हम समाज को बेहतर नहीं बना पाएंगे हम अपनी राजनीति को बेहतर बना ही नहीं सकते हैं। तो आप देखिए कि हमारा झारखंड जो है, यहाँ का समाज जो है, मतलब अच्छा तो नहीं लगता है बोलने में, मैं भी झारखंडी हूँ, कि हमारे यहाँ नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसके अलावा अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, गरीबी तो है ही, उसका अलग अलग कारण है। तो इन चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे? खास करके आप मुझे बताइए कि वर्तमान समय में युवा वर्ग जो है, जो कि नशे की बहुत ज़्यादा जकड़न में है, आप कैसे इसको डील करेंगे? देखिए, इसके लिए जैसे विनोद बाबू काफ़ी सुंदर रात्रि पाठशाला चलाते थे, और चूँकि विनोद बाबू धनबाद बोकारो तक मैंने उनके जो आइडियोलॉजी थे रात्रि पाठशाला के माध्यम से चलते थे। तो मेरा मानना है अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम लोग का जो आंदोलन है अब कहीं ना कहीं इसके सहयोग से काफ़ी राज्य में भी पनप रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे जिससे कि सहूलियत होगी युवाओं तक पहुंच पाने की, और कम से कम महीना में या फिर 45 दिन में एक सेमिनार का आयोजन हो जिसमें मैक्सिमम यूथ ही शामिल हो, और एक बेहतर रिसोर्स पर्सन के माध्यम से, जो बेहतर स्कॉलर हो, स्पोक पर्सन हो, जिनकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो, उनके माध्यम से उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसा प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्हें प्रैक्टिकली बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आज हमारे साथ अगर हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और जो गलत चीज़ें उनको अगर अनफॉलो नहीं करते तो हमारे साथ क्या नुकसान हो सकता है। और संभावना है इस आंदोलन के माध्यम से, देखें 1% ही सही बदलाव आया है। बहुत सारे यूथ ने इसको सीरियसली लिया, बहुत सारे ने बोला कि नहीं जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन बहुत चीज़ें बदलाव के रूप में देखने को मिली हैं, और उसका परिणाम है कि आज कुछ तो बदलाव इस झारखंड के जो राजनीतिक परिवेश में है, सामाजिक परिवेश में देखने को मिला है। दादा, आपने खुद ही कहा कि हमारे लिए चुनावी राजनीति बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ये तो धनबल का खेल बन गया आजकल। धनबल कहते हैं ना कि हम लोग की मैन चाहिए, मस्कुलर पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, इनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं। जयराम महतो के पास तो नहीं है। खास करके अगर मनी पावर की बात करें हम, या मस्कुलर पावर की बात करें नेगेटिव सेंस में, तो नहीं है। तो कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, मुकाबला मुझे लगता है कि जो हमारी तरफ से 2024 का अगर चुनाव आएगा तो उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी होगी उन्हीं के माध्यम से मुकाबला किया जाएगा। लोगों तक तार्किक चीज़ों को और एक विज़न के साथ ऐसी बातों को रखा जाएगा जो शायद उनके फ्यूचर से रिलेटेड हो, और अगर वो उनके साथ जो आज कंटिन्यू पॉलिटिक्स में चल ही रहा है, जो परंपरा चलती आ रही है, अगर उन चीज़ों को नहीं तोड़ती उन परंपराओं को, तो उनका क्या नुकसान होगा, ऐसी चीज़ों के साथ चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी लगभग तमाम विधायक सांसदों का जो आमदनी है या फिर जो भी उनका रिपोर्ट कार्ड है उसको आरटीआई करके रखे हैं, और फिलहाल हम तो सोचिए एक दिन लाइव में आके स्टार्टिंग कर देंगे डिटेल्स देना कि किस प्रकार एक विधायक लगभग 24 पे अकाउंट है। अच्छा। और उसके बाद उसका 5 को स्टेट में ज़मीन है, और कुल मिलाकर आज के डेट में बहुत सारी संपत्ति है। तो ये चीज़ों को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग अब जब भी सभा होगी तो सभा के बीच सिर्फ पढ़ के सुना देंगे, और बस यही चर्चा करेंगे आप एक विधायक चुन के भेजें या बिजनेसमैन चुन के भेजें। हमने एक जनप्रतिनिधि को भेजा था, हमने नहीं भेजा था कि टाटा के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, और हमने नहीं भेजा था महेंद्र सिंह धोनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए। वो व्यापारी हमने नहीं भेजा था, हमने विधायक भेजा था, लेकिन ये व्यापारी का रूप ले चुका है। और व्यापारी वो मुर्दे के कफन पे भी व्यापार करता है। व्यापारी का ना जात होता है ना धर्म होता है, उसका केवल मुनाफा होता है। तो कुछ ऐसी बातें निकल कर जब सामने आएंगी तो मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी है जिसमें उबाल है और उसकी जो आग है उसमें घी डालने का काम होगा। बशर्ते हम लोग भी उसका वेट कर रहे हैं और सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। आपने एक सभा में कहा कि पूजा सिंगल इज नॉट सिंगल, मैंने सुना उस सभा को। तो मतलब कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्शन जो है वो प्रीवैलेंट है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और ये आपको पता है कि करप्शन की गंगा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, यानी कि राजनेता के स्तर से बहती है और नीचे आती है गांव तक, ग्राम पंचायत तक, मुखिया तक आती है, या और दीगर लोगों तक आती है। दादा, भ्रष्टाचार के साथ कैसे डील करेंगे? देखिए, ये मैं बातें हाइपोथेटिकल कर रहा हूँ कि इफ़ यू बिकम द पावर सेंटर इन झारखंड, हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ करप्शन विच इज़ प्रीवैलेंट एवरीवेयर?
निश्चय ही एक दार्शनिक ने कहा कि अगर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की रहा है तो फिर उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी उसे कंट्रोल करने में। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सशक्त होना पड़ेगा। जो टॉप मोस्ट, चूँकि आज तक इस देश में कानून की आड़ में केवल किसान मजदूरों को ही दबाया गया है, चाहे 353 की आर्टिकल हो या फिर 307 का प्रयोग करना हो या फिर 107 लगाना हो, 107 सेक्शन, 353 का सेक्शन लगाना हो, तो केवल कमज़ोर बनाया गया है माने मजदूरों को और मजबूरों को। तो हम लोग चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा उल्टा हो, जो क्योंकि आज के डेट में नौकरी खोने का डर हर किसी को होता है, तो उन्हें उनकी नौकरी खोने का डर हो, प्लस जो भी वो अर्जित करे उसे रिकवर करने का के लिए नियम बनाना चाहिए। और अगर उन्हें डर हो जाएगा तो मुझे लगता है चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ डर इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। दूसरा बात, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका इमेज क्या है कि लगभग नॉन मैट्रिक हैं, कुछ इंटर तक हैं, उनके पास कोई माने फिलोसफी थॉट्स नहीं है, ना उनके पास कोई दूर की सोचने की शक्ति है, या फिर वो कुछ चिंतन मंथन करने का उनका नज़रिया नहीं है। तो इसीलिए हम लोग मात खा जाते हैं। उसके लिए मधु पढ़ाई उदाहरण ले लीजिए, वो बेचारा, हमको नहीं लगता है कि एक उस टाइप का इंसान था कितना लूटपाट करता, उसके IAS IPS लूट किए होंगे, तो वहीं हम लोग मात खा जाते थे। इसीलिए हम तो इस बार बोले भी, जितने भी हम आह्वान भी करते हैं कि जो नौजवान अगर चाहते हैं कि 2024 में MLA बने, MP बने, तो सबसे पहले आपको निडर होना होगा। आपका सामना, चूंकि आप 1932 खतियान से नहीं, अब आपका सामना कोल फैक्ट्री से है जहाँ बिलियन कारोबार होता है, यानी मौत सर पे कफन बांधना होगा, जिस प्रकार सांसद सुनील महतो ने बांधा था, और 3 विधायक का भी मैंने विधायकी रहते जान गया है। उस तर्ज पे आपको आंदोलन करना होगा। अगर आप में साहस है तो आइए। दूसरा बात, आपको किसी भी प्रकार का जो है, अगर लालच और लोभ रखते हैं, आज अगर मुख्यमंत्री की बात करें, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग एक मैंने यहाँ से अब एक ढेला तक नहीं जाने देंगे, कोयला तो दूर की बात है, एक ढेला तक नहीं जाने देंगे। उसी दिन से उनका ED का टॉर्चर हुआ है। यानी स्पष्ट है, मुख्यमंत्री समझ गए कि अब हम बैक पर आ जाते हैं। क्यों बैक पर आए ना, उनके नाम पर भी अवैध खनन है, उनका भी जो भाई है, भाभी है, जो भी है पॉलिटिक्स में है, या फिर उनका जो परिवार है, उनके पास भी अवैध बहुत सारी धनराशि है। और उसका उदाहरण है, गोविंदपुर में ज़मीन है, दुमका में ज़मीन है, तो वे फंसेंगे ही। तो इसीलिए जो नए युवा हैं लालच नहीं रखें। अगर वो लालच रखेंगे तो फिर जिनके लिए चुनकर जाते हैं मौन बन जाएंगे, क्योंकि आप उनसे नहीं बच पाएंगे। जो लोग ऊपर दिल्ली में राजनीति करते हैं उनसे आप नहीं बच पाएंगे। जी बिल्कुल। इसीलिए अगर आपका अगर क्लियर रहेगा, आप अगर क्लीन रहेंगे पॉलिटिक्स में, तो ही आप मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए जो नए युवा हैं, अगर थोड़ा सा भी आप पुराना पैटर्न को लाना चाहते हैं कि चलो विधायक बन गए, फिर 2-4 को स्कूल कॉलेज खोल लिए, फिर दूसरा कहीं ज़मीन बन ले लिए, वहाँ फ्लैट बना लिए, या फिर एक मार्केट बना लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अपना रास्ता खोल गए, तो मैं कहूँगा कि पॉलिटिक्स में मत आइए, क्योंकि आप पर भी ED का छापा पड़ेगा और आप पर भी SBI का मैंने दांव पेच देखने को मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है आप अगर निष्ठापूर्वक आ सकते हैं, अगर आप में एक संत के माध्यम राजनीति में आ सकते हैं तो आइए, इसमें आप राज्य को बदल सकते हैं। जरा सा भी अगर लालच कीजिएगा तो देख सकते हैं, आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात है, चाहे हमारे माननीय सुदेश महतो जी की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि उनके पास कहाँ क्या क्या उन्होंने अवैध तरीके से रखा है। ये जिन चीज़ों का बीजेपी के पास जानकारी है, और अभी आप जानते हैं ED और बाकी जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं, उसका मतलब ही बीजेपी है। दादा ये बताइए, आप चुनावी राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं, एक जो व्यावहारिक समस्या आती है वो आती है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में टिकट के कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ टिकट पाने के लिए जयराम महतो के साथ जुड़े हों, ऐसा हो सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। तो इस तरह इस चीज़ को कैसे आप डील करेंगे कि ये जो लोग हैं जो कि आपके पास टिकट मांगने आएंगे, एक विधानसभा से 10 आ जाएँ, 20 आ जाएँ, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट प्रॉब्लम? देखिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमने स्पष्ट कहा है तमाम सभाओं में कि चुनाव में प्रत्याशी वही बनेंगे जो अभी तक के 1.5 साल के आंदोलन में रहे हैं। अगर 10 रहे तो उन 10 के बीच डिस्कस होगा, और खुले मंचों पर ओपन उनको बैठा दिया जाएगा, जनता नीचे से सवाल करेगी, जनता वहीं सेलेक्ट करेगी। अच्छा, ओपन मंच, नया, जब हम लोग नई राजनीति करने आए तो नया तरीका होगा, जनता उनका फैसला करेगी। यानी आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी का चुनाव जनता करेगी, जयराम महतो नहीं करेंगे? जयराम महतो नहीं करेंगे, जनता करेगी। जैसे कि जो भी हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मान के चलिए टुंडी क्षेत्र से 10 अच्छे लड़का अभी तक राजनीति कर रहे हैं, मान के चलिए ABCD 10 लड़का है जिनको हम अच्छे से जान रहे हैं, वो हर काम में तैयार हो जाते हैं, हर आंदोलन में भागीदारी लेते हैं, FIR हो तो सामना करते हैं, पुलिस का सामना करते हैं, जाहिर सी बात उनके साथ आप नाता नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हीं को लेकर आप आंदोलन किए हैं। तो उन 10 में से एक को चुनना होगा, वो उन 10 को एक खुले मंच में रख दिया जाए, सीधे एक सभा के माध्यम से आमंत्रण किया जाए, इनके 10 के हाथ में माइक होगी, नीचे जनता के बीच माइक होगी, सवाल जवाब किया जाए, जिनको जनता परफेक्ट लगे उनको दिया जाए। ये बताइए दादा, जयराम महतो की विचारधारा क्या है? देखिए क्या होता है कि जब आप पॉलिटिक्स में एंटर करने जाते हैं तो इस तरह की बहस चलती है कि आप दक्षिणपंथी हैं, वामपंथी हैं, सेंटर टू लेफ्ट हैं, सेंटर टू राइट हैं, क्या है जयराम महतो, कौन है, उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है?
देखिए, मेरा मानना है कि मेरी लड़ाई भोजन की है। और एक 3 उदाहरण दिए जाते हैं कि जो व्यक्ति अपना अपना हिस्से का खाए उसे प्रकृति कहते हैं। आप अपना खाते हैं, मैं अपना खाता हूँ, ये प्रकृति है। अगर मैं अपना हिस्सा आपको दे दूं तो इसे संस्कृति कहेंगे कि मैं भूखा रह के अपना हिस्सा मैंने आपको दे दिया, इसे संस्कृति कहेंगे। लेकिन यदि मैं आपका हिस्सा छीन कर खाऊं तो इसे विकृति कहते हैं। तो मैं चाहता हूं प्रकृति की राजनीति हो, आप अपना हिस्सा खाइए, मैं अपना हिस्सा खाता हूं, और एक समानता का कोई ऐसा नहीं बचा के रखे कि उसकी 7 पीढ़ी चले और किसी के पास ऐसा ना कि उसके 7 दिन का नसीब ना हो। तो इन चीज़ों को मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, जो काला बाजार होता है, जो मैक्सिमम दबा के लोग रख लेते हैं, इनके खिलाफ मेरा पुरजोर आंदोलन रहेगा और नियम के तहत इन्हें निरस्त किया जाएगा। और मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें अगर मेरा बस चले तो बहुत सारी चीज़ें मैं बदलना चाहूँगा। और सबसे पहले तो अगर कहा जाए तो अगर ऐसा संविधान मेरा बनता है हम लोग का बायलॉज के माध्यम से, तो हम चाहेंगे कि कोई भी अगर एमएलए रहा है तो उसे एक लिमिट अवधि रहेगा। जैसे अमेरिका में 2 ही टर्म वो प्रेसिडेंट रह सकता है, तो हम लोग चाहेंगे कि 3 टर्म ही कोई एमएलए रह सकता है। फिर अगर वो हमेशा रहेगा तो साम्राज्यवाद बन जाएगा। हालांकि इसमें नुकसान भी है, अगर वो 3 टर्म के बाद बगावत भी कर सकता है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपकी थिंक कुछ नई होनी चाहिए। आपने जो कहा वो साम्यवाद के बहुत निकट है, कम्युनिज्म के बहुत निकट है। तो क्या कहना चाहिए, जयराम महतो इज़ अ कम्युनिस्ट, और जयराम महतो जो हैं वो कम्युनिस्ट नहीं है पर उस विचारधारा के करीब अपने आप को पाते हैं? देखिए, संभावना हो सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि बराबरी हो लोगों में, इतना अंतर ना हो कि मतलब एक व्यक्ति के पास अथाह धन है और किसी कोई धन के लिए तरस रहा। और मैं तो अपने भाषणों में भी कहता हूँ कि राष्ट्र की उन्नति का पैमाना ये ना हो कि इस राष्ट्र की एक महिला है जो 3 लाख का चाय पीती है और अब उससे राष्ट्र की उन्नति मान लिए। इस राष्ट्र की उन्नति का पैमाना तब हो जब इस राष्ट्र की सबसे गरीब गांव के एकदम गंवार गंगवा की पत्नी गंगा की गठरी में जो पैसा है, और अगर वो बाजार मूल्यों को तय कर पाती है तो राष्ट्र की उन्नति को मापा जाए। जी दादा, आप लेनिन, स्टालिन या जो बाहर के जो वामपंथी विचारक हैं, मार्क्स हुए या फ्रेडरिक एंजल्स हुए, डू यू स्टडी देम और आर यू इंस्पायर्ड? इन लोगों से आप प्रेरित हैं क्या? कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को पढ़ा है, उनका जो मैनिफेस्टो रहा है। फिर आपका रूसो के जो रहे हैं उनका भी आइडियोलॉजी को पढ़ा है, किताबें होंगी मेरे बक्से में उनकी। तो जाहिर सी बात है हम लोग इन चीज़ों को पढ़े हैं। और जब थॉट्स क्रिएट करना पड़ता है तो उसके लिए आपको दार्शनिक के विचारों को अध्ययन करना पड़ता है। तो हालांकि ये और बात है कि ऐसा नहीं कि भारत में विचारधारा की कमी है। भगत सिंह खुद वही बात को दोहराते थे, किसानों मजदूरों की बात करते थे कि असली आज़ादी वहीं से आएगी जब भारत के किसान और मजदूर, उन्हें राजनीति का महत्व समझ में आएगा, और इन्हें जब असली आज़ादी इन्हीं के हाथों में संभव हो सकती है। बाकी 10% लोग आज भी अंग्रेज़ों के, देखिए आज भी भारत की वही स्थिति है। मुगल के टाइम भी उन लोगों को, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा था, अंग्रेज़ों की गुलामी में कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा था, आज भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं है और आने वाले दिन में उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उन्हीं के पास सारा सत्ता, सारी शक्ति, सारी संपत्ति है। तो इसलिए, और अगर संसद की बात की जाए तो मैं ये चाहूँगा कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 31 से फिर से मौलिक अधिकार में ऐड किया जाए। क्योंकि इससे क्या होता है, मौलिक अधिकार, अगर आपका संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार नहीं है, इसका मतलब इस देश में भिखारी पैदा हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। लेकिन यदि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार में रहता है तो ये प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भिखारी पैदा नहीं हो सकता है। और दादा एक मिनट जरा इसको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसका जो बैकड्रॉप है 31 को क्यों हटा दिया गया उसको आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रीवी पर्स का जो मामला था, जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, तो उनके जो चीफ थे उन्होंने कहा भाई हमें तो प्रिंसली स्टेट जो है हमें तो प्रीवी पर्स के लिए कहा गया है, तो हर साल एक मुश्त इतना पैसा हमें मिलना चाहिए, और ये राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई आप हमें ये दिलवाओ, जो सरकार नहीं देना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हाँ आप इनको दे दीजिए, तब सरकार मजबूर होकर जो है 31 को हटा देती है। ये इसका पूरा बैकड्रॉप है। तो आपको नहीं लगता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे? नकारात्मक भी होंगे, नकारात्मक भी हो सकते हैं। देखिए, कोई भी जो आर्टिकल है उसे शामिल किया जाना, हटाया जाना नकारात्मक भी है, उसमें नकारात्मक हो सकता है। लेकिन अगर एक कॉमन व्यक्ति के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यानी जयराम महतो जो हैं वो आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, इसके प्रखर विरोधी हैं और एक ऐसा समाज चाहते हैं जो समानता पर आधारित हो। किसी के पास अथाह धन ना हो कि उसकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, और किसी के पास ऐसा ना हो कि वो अपना एक झोपड़ी भी ठीक से डाल ना सके। ये आपकी विचारधारा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, और ये हमारे खून में है। अभी मेरा दादी जिंदा जगह पूछ लीजिए, हमारे घर में कोई खेत बेचने के लिए आया था तो मेरे दादाजी या पिताजी बोले कि हमारे खाए एक बार भे जाओ, हमारा
चचा के दे दी और खाए के भरना है वो। तो ये आइडियोलॉजी हम लोग का खून में ही है, हमारे नस्ल में ही है कि हम लोग समानता चाहते हैं कि भाई जितना हमारा पेट भरे रहना चाहिए उतना। यही मेरी दादी जिंदा है, आप जाके सवाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं उनको हम पढ़ाए हैं। हम सुने हैं कि कोई एक लोग हमारे बगल में कोई खेत था तो हमको बेचना चाहता था कि आप इसको रख लीजिए, उनका कुछ मैटर हुआ था उसमें। तो जानवे करते गाय गरू खरीदने के लिए, बकरी छकरी खरीदने के लिए लोग खेत बेचते थे। तो हमारे दादाजी या पिताजी ने सजेस्ट किया कि आप उनको दे दीजिए क्योंकि उनका खेत नहीं है और उनका भी परिवार बढ़ा है। तो ये हमारा आइडियोलॉजी हमारे खून में ही है, समानता होनी। आपके पिता झारखंड आंदोलनकारी थे, हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कई चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं। दादा अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो लोगों के आरोपों से संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहते हैं कि जयराम महतो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जयराम महतो कुर्मी की राजनीति कर रहे हैं, और जयराम महतो को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है वह सिर्फ कुर्मी बहुल क्षेत्रों में मिल रहा है। इस पर जयराम महतो क्या कहेंगे, कैटेगोरिकली क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ये आंदोलन धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ और मेरा मानना है अगर धनबाद बोकारो में अगर स्टार्ट नहीं होता तो झारखंड में आंदोलन भी नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शोषित कोई है तो धनबाद बोकारो है। सबसे ज़्यादा अगर अतिक्रमण का दंश किसी ने झेला है, कंपनियों का आतंक किसी ने झेला है। आज सुबह सुबह हमको लगता है प्रत्येक दिन सुबह आप बैठिएगा कोई ना कोई हमारे पास एक रिपोर्ट लेके आता है, कंपनी उसका ज़मीन जबरन कब्जा कर रही है। एक दिन आए दिलीप रवानी जो एकड़ा से थे, एक दिन आज आए कोई महतो जी थे जो पटिया से थे। इस तरह प्रत्येक दिन कोई ना कोई समस्या आती है कंपनी की धनबाद और बोकारो के क्षेत्र से कि उनका ज़मीन कंपनी बिना मुआवजा के, बिना नियोजन के जबरन कब्जा कर रही है, ऊपर से बोल रही है एफ कर देंगे। तो इसका मतलब है कि दर्द को देखा किसने? धनबाद बोकारो ने। और धनबाद बोकारो अगर ये नहीं होता और अगर ये कुर्मी बाहुल नहीं होता तो मेरा भी मानना है कि आंदोलन नहीं होता। देखिए, मैं अपनी जाति की कोई तरफदारी नहीं करता हूँ, लेकिन एगो होता है लड़ने का, एगो नस्ल भी होता है। जैसे हमारे जो बिजनेस क्लास है, बिजनेस क्लास को आंदोलन से मतलब नहीं है क्योंकि उनका बिजनेस चलता है, प्लस उनका चैनल का सोर्स इतना ऊपर जा चुका है कि अपना फैमिली को सेटअप कर सकते हैं। और लड़ाई हमेशा वर्किंग क्लास लड़ते हैं। आज़ादी का भी इतिहास देखिए, जो वर्किंग क्लास यानी जो किसान थे उन्होंने गांधी को चैंपियन किसानों ने बनाया। चंपारण का आदम जब राजकुमार शुक्ला उन्हें आमंत्रण देकर आते हैं कि हमारे चंपारण आइए, उस समय शायद चौपारण, तो उसके बाद सरदार पटेल को भी बरदौली के किसानों ने मैंने वल्लभ भाई पटेल से सरदार बनाया। यानी बैकग्राउंड में कौन थे? किसान। यानी मेन जो आंदोलन करता है वो वर्किंग क्लास ही करता है। तो और हम लोग वर्किंग क्लास है। कुर्मी का मतलब ये होता है कोड़ के खाना, और हम लोग का काम ही है किसानी करना। तो हम वर्किंग क्लास थे। अगर यहाँ पर कुर्मी की जनसंख्या कम होती और प्लस धनबाद बोकारो नहीं रहता, दो चीज़ें यहाँ थी आंदोलन के लिए, कुर्मियों की जनसंख्या और दूसरी धनबाद बोकारो की माटी, इसीलिए आंदोलन हुआ। और हमने हमेशा, इतिहास गवाह है, भले आज लोग हमें नफरत की दृष्टि से देखें, हैट्रेड की दृष्टि से देखें, हमारी आलोचना करें, लेकिन हमने हमेशा झारखंड के हित में आंदोलन किया है। 1932 क्या कुर्मी के लिए होगा? 60-40 क्या सिर्फ कुर्मी के लिए होगा? नहीं होगा, लेकिन हमने हमेशा सबके हित के लिए कार्य किया है। आज भले लोग हम नफरत की दृष्टि से देखें, लेकिन आज बोकारो सेल की बात करें, वेदांता की बात करें, जितने भी कोयला खदान या टाटा जमशेदपुर की बात करें, एचईसी की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, तमाम फैक्ट्रियाँ, उनमें जो ज़मीनें गई हैं, एकल कुर्मियों की ज़मीनें बहुत ज़्यादा गई हैं। बाकी सभी समुदाय की मिल के गई हैं, सबकी गई हैं। ब्राह्मण रहे, भूमियार रहे, राजपूत रहे, मुसलमान रहे, तेली रहे, बनिया रहे, हरिजन रहे, गवार रहे, सबकी गई हैं, लेकिन मैक्सिमम कुर्मियों की गई है। इस बात को भी आपको मानना होगा। हमने हमेशा इस राज्य की उन्नति के लिए अपना सब कुछ निछावर किया है। उसके बाद भी लोग, हाँ, उसके बाद आपने अच्छा सवाल किया। हम कोडरमा गए थे, वहाँ तो यादव बाहुल हैं, यादव बाहुल है, गवाला समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ हम सभा करके आए, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। फिर हम लातेहार गए थे, वो उरांव बेल्ट था, उरांव की संख्या 99% उरांव लोग थे और उस सभा में लगभग 5-7 हज़ार की भीड़ थी। एक्चुअली समय लगेगा क्योंकि हम धनबाद बोकारो से स्टार्टिंग किए हैं। यही इतना मुद्दा है कि हम बाहर नहीं जा पाते हैं। यहाँ अगर मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा तो हर जगह मुद्दा है। हम मुद्दों के साथ पैदा हुए हैं और मुद्दों के साथ हैं। वहाँ लोग जाति नहीं देखते हैं, वहाँ लोग लड़ने वाला दिखता है कि लड़ेगा कौन, मेरे लिए बोलेगा कौन, किसमें है हिम्मत। वहाँ हिम्मत लोग देखते हैं, वहाँ जाति नहीं देखते हैं। आपकी जाति का आप में हिम्मत नहीं है बोलने की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ऐसा बात नहीं है। हम देवघर गए, वहाँ भी मुस्लिम लोग थे और अदर बैकवर्ड कास्ट के दूसरे लोग थे। वहाँ भी देवघर में कुर्मी नहीं था। जो जिस हिस्सा में हम देवघर गए थे वहाँ कुर्मी नहीं था, नॉन कुर्मी बेल्ट था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग आंदोलन को डैमेज करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पॉलिटिक्स का रूपरेखा ना ले, वे लोग इस तरह का अतार्किक दलील देते हैं। ये बताइए, कुर्मी समाज बहुत मुखर होकर और ये कह रहा है कि उसे आदिवासी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तर्क ये है कि आज़ादी से पहले हमें ये दर्जा किसी न किसी रूप में हासिल था।
आदिवासी समाज जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी आदिवासी क्या सोचते हैं, मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे लोग, उनके नेता, उनकी ये दलील है कि अगर आप कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देते हैं तो हमारे लिए ये अस्तित्व का प्रश्न बन जाएगा, तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी। तो आपको लगता है कि इसको मुद्दा बनाकर जो विपक्षी हैं वो आदिवासी और कुर्मी को अलग अलग कर देंगे और आपको चुनावी तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए ठीक है, हम हमारी महत्वाकांक्षा चुनाव की नहीं, मैंने हमेशा ऐसा बात रखने का प्रयास किया है जिससे कि सामंजस्य हो। मैंने हमेशा तर्क संगत बातों को रखा है ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे, जो मेरा विरोधी भी हो कम से कम सुनने की क्या बोला। जहाँ तक ये विषय आया है, जाहिर सी बात है कुर्मी एसटी में था, सबसे पहला सवाल आता है कि उसे एसटी से हटाया क्यों गया। तो मैंने आपको बताया कि जितना भी खनिज है, अभी मैं एक जेएमएम के सत्ता दल के बहुत टॉप मोस्ट लीडर से मेरी फ़ोन पे बात हुई एक दिन, भले राजनीति हो रही, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, लेकिन कभी कभी हाल समाचार के लिए बातचीत हो जाती है। उन्होंने एक लाइन कहा कि यार बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, कुर्मी को एसटी में कैसे शामिल करेगा? सारा खनिज तो कुर्मी के ज़मीन में है, सारा खनिज है, कोयला जितना है ना, हमको लगता है 70 to 80%। धनबाद बोकारो रामगढ़ की बात कर रहे हैं, बाकी हजारीबाग चतरा तक हम सर्वे नहीं किए हैं। रामगढ़ धनबाद बोकारो की बात करें तो 70 to 80% जो कोयला है कुर्मी के ज़मीन में है। आपका देवघर में छिट फुटे को कोयला मिला, वो भी कुर्मी का गांव है। गोड्डा में कोयला मिला, वो भी कुर्मी का गांव है। पता नहीं कुर्मी का तकदीर में खाली कोयला था। तो ये मिनरल्स के लिए, इन मिनरल्स को अंग्रेजों ने पता किया, मुगल को नहीं पता था ये मिनरल्स है। नहीं तो हमको लगता है अगर मुगल को पता चलता तो हो सके अंग्रेज थोड़ा बेटर हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों की पॉलिसी क्या अलग थी। अंग्रेज कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को लेकर आए थे। देखिए रूल तो सबने किया, अच्छा बुरा सबने किया, कुछ बुरा किया अच्छा किया, लेकिन जो अच्छा किया अंग्रेजों ने भी अच्छा किया, मुगलों ने भी कुछ अच्छा किया, ईरानियों ने भी कुछ अच्छा किया, कुछ बुरा किया, तो कुल चला है। तो अंग्रेजों के कालखंड में आपका आता है कोयला के बारे में जानकारी, यानी अंग्रेज पूरी तरह से कैपिटलिज्म को लगभग एक्सेप्ट कर चुके थे। तो उन्होंने देखा कि भाई, और उसके बाद उन्हें अपनी ही आइडियोलॉजी की सरकार यहाँ छोड़कर जानी थी, तो उसके लिए उन्हें हटाया, सिर्फ इसीलिए गया। देखिए 1950 में इन्हें हटाया गया, एकदम लॉजिकली समझिए। बाकी नफरत करना, विरोध करना वो अलग विषय, लेकिन लॉजिकली बातों को समझना चाहिए। 1950 में जैसे ही हटाया गया, 1951 में एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना स्थापित होता है। कहाँ? सिंदरी में। इसकी ज़मीन 70 to 85% जमीन कुर्मियों की। 52 गाँव, एवरेज 52 गाँव, यानी 52 गाँव में 45 गाँव कुर्मियों की मैंने उस फैक्ट्री के नीचे समा गई। 50 में बाहर होते हैं, 51 में कारखाना तैयार होता है। बोकारो VSL अभी नाम पूरे स्टील के नाम पर पूरा दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। मुझे लगता है सभी ज़मीन सबकी गई है भाई, यादव की गई है, गौराई की गई है, गोसाई की गई है, ब्राह्मण की गई है, भूमिहार की गई है, राजपूत की गई है, तेली की गई है, बनिया की गई है, लेकिन मैक्सिमम कुर्मी की गई है। संताल मुंडा सब की गई है, लेकिन मैक्सिमम कुर्मी की गई है। आज भी जो विस्थापित गाँव है, जाके एक बार सर्वे करके आइए, मैक्सिमम जमीन किसकी गई? कुर्मी। कब? 1964 में। 1958 में शायद HEC या फिर जो भी है आज HEC यानी आधार रांची, उसमें भी ज़मीन कुर्मियों की है। तो उन्हें हटाया सिर्फ इसीलिए गया ताकि आसानी से ज़मीन का अधिग्रहण हो सके, और उनकी ज़मीनों पर मैक्सिमम कोयला का स्रोत जो है उनकी ज़मीनों पर है। टाटा जमशेदपुर का इतिहास खनन कीजिए, आज सरायकेला में लगभग माने हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, गिन के तो 3000 हम लोग खड़ा कर लिए। मैक्सिमम ज़मीनें कुर्मियों की ज़मीन पर, तो ज़मीनों का अधिग्रहण आसानी से हो, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। अच्छा। स्वाभाविक से बात है, अब चूँकि 72 साल हो गया है। अब देखिए इसमें रास्ता क्या बन सकता है। सबसे पहला बात, मैंने पहले वही कहा कि इंसान के लिए कानून है, कानून के लिए इंसान नहीं है। 1952 में अचानक एक सर्वे होता है, ST SC को तो आरक्षण था ही। सबसे पहला बात, इनको लगता है कि ये आरक्षण की लड़ाई है। जी नहीं, ये लड़ाई है ज़मीन को बचाने की, और अपनी भाषा, अपनी जो संस्कृति है, जो पहचान है, आइडेंटिटी, उसको आप किसी भी एंगल से कुर्मी की ज़मीन को बचा दीजिए ना भाई। अगर आप उनको किसी भी एंगल से कुड़माली भाषा को अनुसूची में 8 में लेके उनकी तमाम ज़मीनों को बचा दीजिए, मामला समाप्त हो जाएगा। तो आपके पास कोई अगर रास्ता है, तैयार कीजिए ना। ये लड़ाई है, मेन मुद्दा है ज़मीन को बचाने की। अगर आज वो ज़मीन नहीं बचा पाता है तो लिख लीजिए, आपका भी चैनल है, 2050 में लगभग 25% कुर्मी भूमि विहीन हो जाएंगे। और भूमि विहीन होने के बाद वो इसलिए ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वे बाकी जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस क्लास है, उनकी तरह वो अपने दिमाग को सेटअप नहीं कर पाए हैं। वो बाजार के तंत्र में टिक नहीं पाएंगे। वो खेतीहर है, मुर्गी चेंगना पालने वाला है, काट के बेचने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वो मुर्गी चेंगना पालने वाला है, काट के बेचने वाला होता तो खूंटा गाड़ के बिजनेस कर लेता, यानी वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसकी लड़ाई। अब जैसे बात आता है 1952 में जब एक सर्वे होता है, कालेकर समिति शायद लगभग 38 साल का सर्वे होता है, और पिछड़े वर्ग का चयन किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कौन है। तो लगभग 38 साल लगा पिछड़ा वर्ग आयोग। हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद फाइनली 1990 में उसको पारित किया जाता है कि अब पिछड़ा ST SC के बाद पिछड़े वर्ग को भी रिजर्वेशन मिला जाएगा। अब फिर अचानक 2014 आता है ना, जब EWS आता है, यानी EWS जो अभी तक लोग मानते हैं कि ऐसा कहीं संविधान में नहीं था, लेकिन मैंने बार बार कहा कि संविधान से मतलब नहीं है, मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से मतलब होना चाहिए। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है भाई,
तो मनुष्य की जरूरत देखा कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते थे वे लोग भी गरीब हो गए, उनका भी जो जीवन का स्तर है वो डाउन हो गया। तो फिर अचानक एक कानून बना 72 घंटे में तैयार होता है EWS। तो आखिर क्यों बना? एक विकल्प आया ना, ये लोग ओबीसी में गए ना एसटी में गए ना एससी में, EWS नया क्राइटेरिया आया कि नहीं? क्यों आया? तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको रिजर्वेशन से डर लग रहा है तो, और अगर इसके लेकर हिंसात्मक हो रहे हैं तो जिस प्रकार BC1 BC2 है रिजर्वेशन के तर्ज पर, बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संरक्षण की। आरक्षण और संरक्षण में अर्थ होता है, ये लड़ाई संरक्षण की, अपने आप को बचाने की, अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो आप ऐसा कीजिए। और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा, अभी जो 32 जनजातियाँ सूचीबद्ध हैं उसमें पहाड़िया, बिरजिया, बिरोहरी, सोबर, ये लोग बाकी जो जनजाति हैं जैसे संथाल रहे, मुंडा रहे, ओराव रहे, हो रहे, इनका जो स्तर बढ़ा है उससे नहीं टिक पाएंगे। और फाइनली आप देखिए, आप असुरी खत्म हो गए कि नहीं? तो मेरा तो ये मानना है कि जो 32 जनजातियां हैं ना, उनको भी एक कैटेगरी में ना रखा जाए, राय सूची में इनको अलग कर दिया जाए। यदि आप इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो लॉजिकली। बाकी आप ये कहते हैं कि नहीं ST देखिए, ST तो पहला बात संविधान में कहीं था ही नहीं, वो तो संविधान ने बनाया। उससे पहले लोग प्राइमेटिव्स थे, एबॉर्जिन्स थे, तो उनको भी अलग कर दिया जाए। जो खत्म होने के कगार पर हैं उनको एक अलग ही जगह माने कॉलम दिया जाए। और उसमें आप एक एग्रीकल्चर ट्राइब ला के कुर्मी यार जो भी नए आ रहे हैं, जैसे घटवार भी सूची में था, वो भी आएगा, घासी भी आएगा, मांग करेंगे, उनको वहाँ रख दीजिए, विवाद समाप्त कीजिए। आपको अगर रिजर्वेशन से डर लग रहा है तो आपका जो 25% रिजर्वेशन मिलता है आप उसको रख लीजिए, बाकी जो 32 हैं, और उसमें भी हम चाहेंगे 4, 5, 7 को जो लोग बिल्कुल हादसे पर आए उनको हटा के 2-3% दे दीजिए। और बाकी जो है एक नया एग्रीकल्चर ट्राइब खोजिए या कुछ दीजिए, उसको राय सूची में डाल दीजिए। क्योंकि आखिर EWS आया कि नहीं? कौन जानता था कि 2014 में EWS आएगा? आया कि नहीं आया? क्यों आया? इंसान की जरूरत के अनुसार आया। तो ठीक उसी प्रकार जरूरत के हिसाब से ले आइए, बाकी जो केंद्र सूची रहेगी उसको रहने दीजिए। समस्या का समाधान खोजिए। हम लोग बोल रहे हैं मोड़ी काट देंगे, सुने कोई बोल रहा था कुड़मी का मोड़ी काट देंगे। अरे भाई, तो ऐसा थोड़ी है, इसमें तो विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी, अराजकताएँ उत्पन्न होंगी, हिंसा उत्पन्न होंगी। तो मुझे लगता है अगर कोई यहाँ से चाह ले कि भाई मुझे अपना अपना हिस्सा खाना है तो इस देश में कभी विवाद नहीं होगा। व्यक्ति चाहता है कि साला छीन के खाएं और खाने के बाद भी हम जमा करके रखें। अगला भूख से बिलबिला के मर जाए फर्क नहीं पड़ता है, हम जमा करके रखें। इसीलिए आज ये स्थिति हुई है। आज देखिए जाट लोग आ रहे हैं सड़कों पर, गुर्जर आ रहे हैं, पटेल आ रहे हैं। कारण क्या है? वे लोग कृषि कम्युनिटी थी, कृषि का स्तर डाउन हुआ, बारिश का जल स्तर डाउन हुआ, जाहिर सी बात है रोजगार खत्म हुआ। वहाँ रोजगार का मसला था, यहाँ जमीन और भाषा ही। अब तो इसलिए अगर बैठकर, और बिल्कुल अगर संवैधानिक देश है तो इसमें अगर किसी की पॉपुलेशन अगर एक भी है, 140 करोड़ में अगर उसकी जनसंख्या एक में, खैर एक तो किसी की नहीं होगी, उदाहरण देते हैं, अगर किसी की 100 में भी जनसंख्या है तो उसको भी संवैधानिक राज्य में, लोकतांत्रिक प्रदेश में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक वतन में नुकसान नहीं होना चाहिए। आप उसको भी संरक्षण देना होगा। तो कुर्मी तो 3 करोड़ है। बिल्कुल लोगों को हिटलर ने, नाजियों को गैस देकर मारने का काम किया था, सॉरी यहूदियों को उन्होंने 60 लाख यहूदियों को गैस देकर मारा था। लेकिन यहाँ तो मोटा मोटी कलम से नरसंहार हुआ है कुर्मियों का, जो कुर्मियों को पता तक नहीं है, और आज कुर्मी जानना भी नहीं चाहता है। यही कारण है कि उनकी ज़मीनों पर मिनरल्स थे और उस मिनरल्स पर सबकी नज़र थी, इसीलिए उनको वहाँ से बाहर किया गया। तो ये विवाद को बैठकर हल किया जा सकता है, क्योंकि आप आखिर उसका भी पॉपुलेशन इस राज्य में 20, अभी जैसे मान के कोई भी बहाली आया, क्या परसेंटेज उसका? 0 है, क्योंकि वर्किंग क्लास है। इस बात को आपको मानना होगा। वर्किंग क्लास हो, बिजनेस क्लास नहीं जिसका माइंड इतना जल्दी डेवलपमेंट हुआ होगा। इस चीज़ को आपको मानना होगा। और रिजर्वेशन क्यों आया है? उसको बचाने के लिए। रिजर्वेशन इसलिए नहीं आया है, वो बचाने के लिए आए, कहीं ये हास्य में ना चला जाए, इसलिए सबका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हो, इसलिए आया है। तो बचाने के लिए जब आया है तो मेरा हिसाब से कुर्मी को ही बचाना चाहिए। एक बात बताइए कि अभी जो बात आई रिप्रेजेंटेशन की, उससे एक चीज़ मुझे याद आ गई अचानक से कि झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं, 37 आउट ऑफ 81 रिजर्व्ड हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, आप चुनाव में जाने वाले हैं, इन 37 सीटों में आपको किस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा होगी? क्योंकि देखिए चूँकि रिजर्व्ड है तो अलग तरह के चैलेंजेस तो हैं वहाँ पर संगठन की दृष्टि से भी, तो उसके लिए कुछ काम हो रहा है? देखिए झारखंड एक चैलेंजिंग स्टेट ही है। पहला बात, बंगाल में एक भाषा है बंगला, चल जाता है बंगाल में, उड़ीसा भी उड़िया भाषा चल जाता है। झारखंड में अलग अलग कल्चर है, इसीलिए बहुत डिफरेंट है यहाँ पॉलिटिक्स कर पाना। लेकिन जहाँ तक भले रिजर्व सीटें हैं, लेकिन वो सीटें रिजर्व बेशक है, लेकिन पिछड़ा वर्ग की संख्या भी काफ़ी है उन सीटों में। और अगर कुर्मी की, अगर मेरे समुदाय की बात करिए तो उनकी भी बहुत सारी, लगभग 12 से 15 सीटें हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसा बात नहीं कि प्रभाव नहीं रहेगा। रिजर्व के ही युवा चुने जाएंगे, लेकिन जो उनको मतदान देने वाले हैं बाकी अन्य वर्गों से भी हैं।
तो इसलिए स्ट्रेटजी भी वहाँ के लिए बन रही है और एक कुछ ना कुछ 5% ही रहे रिजल्ट देखने को मिलेगा। दादा ये बताइए, हम लोग कुछ दिन पहले रामटाल चौधरी जी से बात कर रहे थे, तो जो पुराने नेता हैं, चाहे भी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता रहें, बीजेपी कांग्रेस कहीं भी रहें, जयराम तो क्या उन नेताओं का भी सहयोग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे? एक नाम आता है बेसरा जी का या लोबिन हेम्ब्रॉम का, वो तो खैर वर्तमान में विधायक भी हैं, तो उस दिशा में क्या आप काम कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग इंटरनली सबसे मिल रहे हैं। लोबिंदा से बात होती है, शैलेंद्र जी से बात होती है, माडी जी से संपर्क होता है, सूरज मंडल जी से बात हुई है, बेसरा जिससे तो कंटिन्यू बात होती है, उनके साथ तो दर्जनों सभा में हम बैठ चुके हैं। ऐसा बात नहीं है। आशीर्वाद के लिए सबसे बातचीत होती है, अनुभव के लिए सबसे बातचीत होती है, लेकिन फाइनली वही दोहराएंगे कि लीडिंग इस 21वीं सदी के नौजवान ही करेंगे। आशीर्वाद सबका होगा, संरक्षण उनका ही होगा, मार्गदर्शन उनका होगा, रास्ता वे दिखाएंगे, लेकिन चलेंगे यूथ ही। अगर मान के चलिए, हम मानते हैं बीजेपी से अगर कोई लीडर उठ के आ जाता है, जेएमएम से कोई लीडर उठ के आ जाता है, ये तो पक्का है 2% काहे न रहे, लेकिन आने वाला चुनाव में हम लोग का दबदबा रहेगा। तो कुछ अगर नए लोग आते हैं जो दलों से हैं, तो फिर अगर हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हमारे और उनमें क्या अंतर रहेगा? हम लोग कुछ अंतर रखना चाहते हैं, भले हम लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, समय लगेगा, लेकिन उस अंतर में हम लोग अड़िग हैं। उस पैटर्न को हम लोग नहीं बदलेंगे। हमारा जो न्यू पैटर्न होगा, उसी न्यू पैटर्न के आधार पर ही हम लोग चलेंगे स्पष्ट। अच्छा दादा, ये बताइए कि अब थोड़ा समय हो रहा है, आपकी भी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। सेकुलरिज्म एक बड़ा टॉपिक, ऐसा टॉपिक है कि लोग बहुत चर्चा करते हैं उस पर, ठीक है। इस देश में मुसलमानों की संख्या तकरीबन 20 करोड़ है, 14 to 15% वो वेरी करते हैं। उस क्लास के लिए, अक़लियतों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जयराम महतो क्या सोचते हैं? देखिए, सेंट्रल का विषय है। इस पर जब तक कि उन वर्गों के लोगों के साथ आप नहीं बैठेंगे, हम घर बैठे उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगर हम एमए का स्टूडेंट है तो हम एमए तक ही जानते हैं, पीएचडी के लिए हमें पीएचडी के लोगों से बैठना होगा। तो जब उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ ही तमाम जो भी और लोग जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, जब बैठेंगे, उनकी चीज़ों को जानेंगे, तो जाहिर सी बात है उन पर भी हम लोग चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा ही परिस्थितियों का सामना हुआ नहीं है। इन फ्यूचर होगा तो ज़रूर उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन चुनाव में आपको वोट तो उनके भी चाहिए, वो भी कई सीटों पर वो भी डोमिनेटिंग हैं, तो बात होती है उनके नेताओं से कभी? होती है, हमारे साथ हैं, काफ़ी जिला परिषद मुखिया हमारे साथ हैं, बातचीत होती है। और निश्चय ही सबको लेकर ही पॉलिटिक्स आंदोलन आप कर सकते हैं किसी को लेकर, लेकिन जब पॉलिटिक्स करना होगा तो सबको लेना होगा। वो आए या ना आए, आपको प्रयास करना होगा। पॉलिटिक्स के लिए आपको सबको करना होगा। और फिलहाल जहाँ तक झारखंड की बात करते हैं तो निश्चय ही उन समूहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है वोटिंग में। तो मेरा मानना है उनसे बातचीत हो रही है और आगे भी होगी। आधुनिक काल में झारखंड में किस लीडर को आप देखते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, इन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है बाकी के मुकाबले, इन कंपैरिजन टू अदर्स इनका काम बेहतर रहा है? देखिए, ऐसे तो चूँकि अभी फ़िलहाल कोई भी लीडर मुखरता के साथ हमारे मुद्दों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन देखिए, अगर किसी लीडर का आज अगर हम लोग नाम लेते हैं तो हम आपका संबंध उस पार्टी से लोग जोड़ देंगे, तो इसलिए बेहतर होगा इस विषय से हम लोग बचना चाहेंगे। चलिए ठीक है दादा, एक तो लाइट क्वेश्चन हम करना चाहते हैं आपसे। जयराम दा, राजनीति से इतर, आंदोलन से इतर व्यक्तिगत जीवन में आपका संबंध साहित्य से रहा है। आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, वर्तमान में भी आपकी पीएचडी चल रही ख़त्म होगी मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। अंग्रेजी साहित्य में कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसने आपको प्रभावित किया है? अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो खासकर विलियम शेक्सपियर की बात करें, जीबी शॉ के उपन्यासों की बात, नाटक उपन्यासों की बात करें तो उन्हें बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनमें काफ़ी इंस्पायर किया है। टी.एस. एलियट की बहुत सारी कविताओं की बात करें, और लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो भले हम लोग एज ए डिग्री के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा संबंध हमेशा झारखंड और भारत के हीरो के साथ ही रहा है। तो झारखंड में तो मुझे खोरठा के बहुत सारे कवि और लेखक जो हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टाइगर को खोरठा साहित्य में या हिंदी साहित्य में कौन प्रभावित करता है, किससे प्रेरणा लेते हैं टाइगर? हिंदी साहित्य में तो अभी हमारे पास रामधारी सिंह दिनकर की कविता जो लिखी है शायद कुरुक्षेत्र, हाँ, बड़ा सुंदर है, उसको बहुत बार पढ़ते हैं। और जब आंदोलन नहीं थे तो जब कभी आप किसी सभाओं में जाते थे इंस्पायर माने यूथ को मोटिवेट करने के लिए, तो उन कविताओं का प्रयोग करते थे। अच्छा,
तो आज जयराम दादा से हमने बहुत सारी बातें की, सभी प्रश्नों का इन्होंने मुखरता से जवाब दिया, कहीं हिचकिचाए नहीं। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर और आंदोलन को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, उसके घर में पैदा ना हो, लेकिन जयराम महतो जो हैं अपवाद हैं, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि वर्तमान में राजनीति जो है वह व्यापार बनकर रह गया है। जयराम महतो राजनीति को व्यापार नहीं संस्कार बनाना चाहते हैं। अंत में मुझे 3-4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अंतिम 4 लाइनें हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हरिवंश राय बच्चन ने इसका खूब सुंदर अनुवाद किया है कि गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदाइए मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। इन पंक्तियों के साथ मैं इंटरव्यू को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जौहर। थैंक यू।